जापान और चीन, एशिया के दो सबसे बड़े नाम। इनके बीच का रिश्ता भाई कोई आज का नहीं है, करीब 1550 साल पुराना, उलझा हुआ और बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आज इसी उलझे हुए इतिहास की गुत्थी को सुलझाते हैं और समझते हैं कि ये रिश्ता कैसे बना, कैसे बदला और आज किस मोड़ पर खड़ा है। सोचिए, इनके रिश्ते की कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट है। एक जमाना था जब जापान चीन का स्टूडेंट हुआ करता था, उनकी लिखावट अपनाई, बौद्ध धर्म सीखा, और आज ये दोनों दुनिया की दूसरी और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, एक दूसरे के कड़े प्रतिद्वंद्वी। क्या सफर रहा है ना? स्टूडेंट से सीधे राइवल। तो इस पूरे सफर को समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। शुरू से लेकर जब एक गुरु था और एक चेला, फिर कैसे ताकत का पलड़ा पलटा, साम्राज्यवाद का दौर आया, फिर जंग के बाद की रिकवरी, और आज का ये अजीब सा दौर जहां पॉलिटिक्स तो ठंडी है पर इकोनॉमिक्स एकदम हॉट। ठीक है, तो शुरू करते हैं कहानी के पहले हिस्से से, छात्र और शिक्षक। ये वो दौर था जब जापान हर चीज के लिए चीन की तरफ देखता था, कल्चर हो या पॉलिटिक्स। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। देखिए, जापान ने चीन से बहुत कुछ लिया, लिखने का तरीका, बौद्ध धर्म, बिल्डिंग बनाने का स्टाइल, सरकार चलाने का सिस्टम तक। पर, और ये बहुत जरूरी बात है, उन्होंने कभी भी आंख बंद करके कॉपी पेस्ट नहीं किया। उन्होंने हर चीज को अपने हिसाब से ढाला, अपनी जापानीज पहचान को हमेशा बनाए रखा। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आते हैं दूसरे मोड़ पर, एक ऐसा नाटकीय मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। ये बात है 19वीं सदी की, जब इतिहास का पावर बैलेंस पूरी तरह से उलट-पुलट हो गया। एक तख्ता पलट जिसने जापान की सदियों की नींद तोड़ दी और उसे एक बिल्कुल नए रास्ते पर खड़ा कर दिया। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं था, समझिए, ये एक क्रांति थी जिसने जापान का पूरा भविष्य लिख दिया। तो सवाल ये है कि ये मेजी पुनर्स्थापना आखिर हुई क्यों? देखिए, इसका सीधा साधा जवाब है डर। एक तरह का सर्वाइवल का डर। जापानी लीडर्स देख रहे थे कि कैसे पश्चिमी ताकतें चीन को अफीम युद्धों में बुरी तरह हरा रही हैं, उस पर अपनी शर्तें थोप रही हैं। उन्हें समझ आ गया था कि अगर वो जल्दी नहीं बदले तो अगला नंबर उनका ही है। तो उन्होंने क्या किया? दुश्मन से ही सीखो वाली पॉलिसी अपनाई। खुद को बचाने के लिए उन्होंने वेस्टर्न टेक्नोलॉजी और सिस्टम को अपनाना शुरू कर दिया। और उन्होंने ये बदलाव किया भी कमाल की तेजी से। कुछ ही दशकों में जापान एक सामंती देश से एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल पावर बन गया। उन्होंने एक सेंट्रलाइज्ड सरकारी सिस्टम बनाया, एक जबरदस्त मॉडर्न आर्मी खड़ी की, पूरे देश में फैक्ट्रियों और रेलवे का जाल बिछा दिया और वेस्टर्न स्टाइल की पढ़ाई शुरू की। इसी ब्लूप्रिंट ने जापान को वर्ल्ड स्टेज पर एक बड़ी ताकत बना दिया। अब आता है तीसरा पड़ाव, साम्राज्यवाद का युग। देखिए, जापान की ये जो नई ताकत थी ना, इंडस्ट्रियल और मिलिट्री, ये एक दोधारी तलवार साबित हुई। इसने देश को तो बचा लिया, पर साथ ही इसने एक साम्राज्य बनाने की भूख भी जगा दी। और इस भूख का पहला निशाना कौन बना? उसका पुराना गुरु चीन। ये स्लाइड साफ साफ दिखाती है कि जापान कैसे एक एक करके आगे बढ़ा। 1894 में चीन को हराया, फिर 1905 में तो कमाल ही कर दिया, रूस जैसी बड़ी यूरोपियन पावर को हरा दिया। 1910 में कोरिया पर कब्जा कर लिया, और ये सब जाकर रुका 1937 में, जब उसने चीन पर एक फुल स्केल हमला बोल दिया। इस जंग के जख्म खास तौर पर चीन के लिए बहुत ज्यादा गहरे हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ दो सेनाओं की लड़ाई नहीं थी, ये एक बहुत ही क्रूर हमला था जिसमें लाखों, जी हां लाखों आम चीनी नागरिक मारे गए। नैनजिंग नरसंहार जैसी घटनाएं आज भी उस वहशत की याद दिलाती हैं। ये सिर्फ इतिहास की एक घटना नहीं है, ये चीन की राष्ट्रीय पहचान का एक दर्दनाक हिस्सा है, एक जिंदा याद है जो आज भी दोनों देशों के रिश्ते में तनाव घोलती है। ठीक है, तो अब कहानी 1945 के बाद का मोड़ लेती है। चौथा चरण, युद्ध से रिकवरी का। ये कहानी है जापान की हार की, उस पर हुए अमेरिकी कब्जे की, और फिर कैसे वो एक शांतिप्रिय आर्थिक सुपर पावर बनकर उभरा। और ये स्लाइड इस बदलाव को बहुत अच्छे से दिखाती है। जापान ने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बदल दी। मिलिट्री ताकत और साम्राज्य फैलाने की जगह उसने सॉफ्ट पावर का रास्ता चुना। टेक्नोलॉजी, बिजनेस और कल्चर, इनके जरिए उसने दुनिया में अपना दबदबा बनाया और एक ग्लोबल लीडर बन गया। अब हम उस दौर में आते हैं जो आज के रिश्ते को सबसे ज्यादा परिभाषित करता है। 1990 के दशक से शुरू हुआ 5वां चरण, ठंडी राजनीति, गर्म अर्थशास्त्र। मतलब
पॉलिटिकली तो दुश्मनी जैसी है, पर इकोनॉमिकली एक दूसरे के बिना काम नहीं चलता। ये जो गर्म अर्थशास्त्र की बात हम कर रहे हैं, उसका अंदाजा सिर्फ इस एक नंबर से लगाइए, $64 बिलियन। इतना पैसा जापान ने 1990 से 2007 के बीच चीन में इन्वेस्ट किया था। ये दिखाता है कि उनकी अर्थव्यवस्थाएं कैसे एक दूसरे में उलझी हुई हैं। तो समझने वाली बात ये है, ये एक बटा हुआ रिश्ता है। एक तरफ है राजनीतिक मुद्दे, जैसे सेनकाकू या दियायु द्वीपों को लेकर झगड़ा, युद्ध स्मारकों पर विवाद और इतिहास को कौन कैसे देखता है, इस पर मतभेद। और दूसरी तरफ है जबरदस्त इकोनॉमी। चीन जापान का नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर है, अरबों का इन्वेस्टमेंट है और उनकी सप्लाई चेन्स एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और यहीं से हम कहानी के आखिरी और मौजूदा पड़ाव पर पहुंचते हैं, छठा चरण, एक आधुनिक विरोधाभास। आज ये दोनों देश एक ही समय में रणनीतिक कॉम्पिटिटर भी हैं और जरूरी इकोनॉमिक पार्टनर भी। ये टेबल आज की सच्चाई को बिल्कुल साफ कर देती है। इकोनॉमी में देखें तो जबरदस्त ट्रेड है, लेकिन साथ ही साथ रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन भी। डिप्लोमेसी में मीटिंग्स तो होती हैं, पर इतिहास को लेकर झगड़े भी हैं। और स्ट्रेटेजिक लेवल पर, जहां एक तरफ क्षेत्रीय स्थिरता की बात होती है, वहीं दूसरी तरफ जापान का अमेरिका के साथ गठबंधन चीन को खटकता है। सहयोग और टकराव दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एशिया के ये दो महाबली, क्या ये हमेशा एक दूसरे के प्रतिद्वंदी ही बने रहेंगे या फिर सतर्क भागीदारों की तरह साथ काम करने का कोई रास्ता निकालेंगे? सोचिए, इनका रिश्ता एक गुरु चेले के तौर पर शुरू हुआ, फिर जानी दुश्मनी में बदला, और आज ये सहयोग और प्रतिस्पर्धा का एक बहुत ही अजीब सा मिक्सचर है। इनका भविष्य जो भी होगा, वो सिर्फ इनका नहीं, बल्कि पूरे एशिया और दुनिया का भविष्य तय करेगा।